नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं हिंदी मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू। जैसे कि आपको पता है कि जो हिंदी व्याकरण का 30 दिन का हमारा कोर्स था वो समाप्त हो चुका है और आपके सिलेबस के अनुसार जितना भी आपके सिलेबस में हिंदी व्याकरण का सिलेबस दिया गया है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और उसमें मैंने आपको कहा था कि कोर्स के समाप्त होने के बाद आपके लिए यहाँ पे मॉडल पेपर यानी हिंदी के प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपके लिए लाए जाएंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे सप्ताह में 2 दिन सोमवार और बृहस्पतिवार को आपके लिए हिंदी के 2 मॉडल पेपर यहाँ पे लाए जाएंगे। 50-50 नंबर के उनको सोल्व कराया जाएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आगामी एग्जाम के लिए और आपको एक कॉन्फिडेंस हो सके कि किस प्रकार से एग्जाम में पेपर बनता है और किस प्रकार से आपको उसको सोल्व करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख सकते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है। तो देखो, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है यहाँ पे, वो है यहाँ पे कन्नौजी, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। अन्य ऑप्शन देखिए, मेवाती, ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये आती है राजस्थानी, क्योंकि मेवाती को आप उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। बघेली, यहाँ पे आप देख सकते हैं बघेली आती है पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत बघेली बोली आती है। और जो मगही बोली है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, जबकि जो कन्नौजी बोली है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो घोषत्व के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, अघोष और सघोष। अघोष कौन होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो सदैव कैसे होते हैं? अघोष होते हैं। जबकि सघोष कौन होते हैं? तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। तो यहाँ पे देखो, चवर का पहला ही वर्ण है चा, तो पहला और दूसरा वर्ण सदैव क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो चा यहाँ पे हो जाएगा अघोष वर्ण, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आ ये स्वर है तो सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, तो इसलिए आ अघोष नहीं बल्कि सघोष है। हा भी क्या होता है? तो हा भी दोस्तों सघोष होता है। और माँ, तो ये तो 5वां वर्ण है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण ये सदैव सघोष होते हैं। तो ये तीनों सघोष हैं, बाकी चा यहाँ पे क्या है? अघोष है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? संधि मैंने आपको बता रखी है और इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको कि जब भी आपको दिखे या, वा और रा के पीछे आधा वर्ण अगर आपको दिखता है तो उसमें सदैव कौन सी संधि होगी? तो उसमें होगी यण संधि। यण संधि में क्या होता है? ई या बड़ी ई के बाद अगर स्वर आता है तो उसका या हो जाता है, या ऊ या बड़ा ऊ के बाद अगर स्वर आता है तो उसका वा हो जाता है, और री के बाद अगर स्वर आता है तो उसका रा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, इत यानी ई धन आ, तो ई धन स्वर में क्या आ गया? आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये या हो जाएगा। तो इत्यादि हो रखा है, इति धन आदि, तो या बन जाता है, इत्यादि बन गया। और वैसे भी या के पीछे आधा वर्ण है, ता वर्ण है आधा, तो या व रा के पीछे जब भी आधा वर्ण आता है वहां पे सदैव यण संधि होती है, ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे देखो, कोर्स मैंने आपको 30 दिन का कंप्लीट करा रखा है सिलेबस में, लेकिन यहाँ पे जो मॉडल पेपर सीरीज है, प्रैक्टिस सेट सीरीज है, इसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि लगातार आपका रिवीजन भी हो सके और प्रैक्टिस भी आपकी लगातार हो सके। बाकी दोस्तों, ऐसी अगर आपको 20+ प्रैक्टिस सेट चाहिए हिंदी व्याकरण के 50-50 नंबर के, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस मॉडल पेपर का PDF मैं आपको टेलीग्राम में भी देने वाला हूं, तो टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अधोलिखित में तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द यहाँ पे वो है पिटारा, जबकि पिटारा का जो तत्सम रूप होता है वो है पिटक। जो ऑप्शन सी है यहाँ पे, ये पिटक क्या है? तत्सम है, जबकि पिटक का जो तद्भव रूप है वो है पिटारा। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? वो है पिटारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सा हा, ये तालव्य सा, ये मूर्धन्य और ये दंती सा है, कई बार एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो सा हा, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं।
अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया यानी जिसमें कर्म नहीं होता है, और सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है। तो यहाँ पे देखो, रामू खाना खा रहा है। आपको प्रश्न पूछना है, रामू क्या खा रहा है? रामू खाना खा रहा है। अगर आपको उत्तर मिलेगा तो उसमें सकर्मक क्रिया है, इसमें खाना कर्म हो गया, तो ये सकर्मक क्रिया है। चालक गाड़ी चलाता है। चालक क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी इसमें कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया है इसमें। श्याम हंसता है। श्याम क्या हंसता है? देखो, क्रिया से पहले आपको क्या लगाना है। जैसे रामू खाना खा रहा है, तो खा से पहले आपने क्या लगाया? क्या लगाया। चलाने से पहले आपने क्या लगाया, तो आपको जवाब मिला। लेकिन यहाँ पे श्याम हंसता है, हंसना क्रिया है, हंसना से पहले क्या लगाओ? श्याम क्या हंसता है, तो उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, इसमें कर्म नहीं है, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। माँ स्वेटर बुनती है। माँ क्या बुनती है? माँ स्वेटर बुनती है, ये कर्म है इसमें। तो ऑप्शन सी ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जिसमें कर्म नहीं है, यानी इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में शुद्ध शब्द है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखो, वंदना ये तो अशुद्ध है, वंदना भी नहीं होता है, वंदना भी नहीं होता। डी ऑप्शन देखो यहाँ पे, ये वंदना का शुद्ध रूप है। 7 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कपूर शब्द है। तो कपूर एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तद्भव शब्द है। जबकि कपूर का अगर हम तत्सम शब्द की बात करें तो इसका तत्सम रूप है कर्पूर। कपूर का तत्सम रूप क्या है? कर्पूर है, और कपूर क्या है? खुद एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 है, टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस और हस्ताक्षर अंकित करता है? पत्र लेखन में आपको डिटेल्स में पढ़ा रखा है, और उसमें मैंने आपको ये बताया था। तो टिप्पण लेखन में जो उच्च अधिकारी होता है वो कहाँ पर हस्ताक्षर करता है? तो वो करता है यहाँ पे दाईं ओर। जबकि जो उस उच्च अधिकारी के अंडर में कोई सहायक अधिकारी होगा जो या लिपिक होगा, तो वो सदैव बाईं ओर हस्ताक्षर करेगा। तो महत्वपूर्ण ये है यहाँ पे कि अगर प्रश्न बनता है कि टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करता है? दाईं ओर। टिप्पण लेखन में जो सहायक अधिकारी है, जो लिपिक होता है, वो किस ओर हस्ताक्षर करता है? बाईं ओर करता है। और टिप्पण कितने प्रकार के हैं? तो वो हैं 2 प्रकार के। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अर्जन शब्द का विलोम है। तो अर्जन का विलोम होता है व्ययन। अर्जन यानी कुछ अर्जित आपने कर लिया, और व्ययन यानी उसको खर्च कर लिया। तो अर्जन शब्द का विलोम क्या होता है? व्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी खबर की भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्यों संबंधी अशुद्धियों को कौन दूर करता है? तो इन अशुद्धियों को जो दूर करता है उसे कहा जाता है उपसंपादक। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, उपसंपादक होता क्या है? पहले संपादक को समझिए आप। संपादक क्या होता है? जैसे किसी पत्रिका या समाचार पत्र आदि में जो संशोधित करने होते हैं, और मतलब फाइनल संशोधन, और उसमें उसकी मतलब अगर कोई उसमें अशुद्धियाँ हैं, कोई गलतियाँ हैं, तो मतलब फाइनल जो देखता है वो संपादक देखता है, और उसके बाद उसको प्रकाशित किया जाता है। लेकिन संपादक के नीचे जो उपसंपादक होता है, संपादक का सहायक आप इसको कह सकते हैं, संपादक के नीचे रहता है, और संपादक का ये सहायक होता है, और ये क्या करता है? खबर की भाषा शैली, मैं इसकी बात कर रहा हूँ उपसंपादक की, व्याकरण या उसमें वर्तनी अशुद्धियाँ तो नहीं है, या तथ्यों संबंधी जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उनको कौन दूर करता है? तो उपसंपादक दूर करता है। उसके बाद वो पत्रिका जाएगी संपादक के पास, और फाइनल फिर कौन करेगा कि इसमें बिल्कुल ये सही है, वो संपादक का कार्य रहता है। रिपोर्टर क्या रहता है? जो कि समसामयिक घटनाओं या जो मुद्दे होते हैं उन पर सूचना या रिपोर्ट तैयार करता है, उसे रिपोर्टर कहते हैं। तो ये तीनों आप समझ गए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 12 की ओर। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न बनता है सीधा सीधा कि प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित किया गया था? तो 7 जून 1955 को, 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया गया था। जिसकी अध्यक्षता किसने किया? जिसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे बीजी खेर, बाल गंगाधर। और अब देखो, जो ये प्रथम राजभाषा आयोग था, इसमें टोटल 20 सदस्य थे, और 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। शशांक शब्द का पर्यायवाची है। तो शशांक का पर्यायवाची है चंद्रमा। चंद्रमा के कुछ अन्य पर्यायवाची जैसे निशाकर हो गए, राशि, राकेश, सुधांशु और राकापति, ये किसके पर्यायवाची हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। सूर्य के पर्यायवाचियों की बात करें, रवि, अर्क, तरणि, मार्तंड, अंशुमाली, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। जबकि किरण के पर्यायवाची हैं ज्योति, दीप्ति, प्रभा और मरीचि। और यहाँ पे बादल के पर्यायवाची हैं जलद, नीरद। मतलब जो जल के पर्यायवाची हैं उनके अंत में आपको दा लगाना है। तो जलद, नीरद, पयोद, वारिद, ये बादल के पर्यायवाची हैं। वही टॉपिक मैंने आपको डिटेल्स में करा रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो चिदम्बरा सुमित्रा नंदन जी की प्रसिद्ध एक काव्य संग्रह है, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया? 1968 में। कई बार प्रश्न ये भी बनता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1968 में मिला। अब यहाँ पे देखो, लोकायतन ये इनका एक महाकाव्य है। लोकायतन क्या है? महाकाव्य है सुमित्रा नंदन पंत जी का। वीणा, ये भी सुमित्रा नंदन जी की एक प्रसिद्ध रचना है। और जो पल्लव है ये है छायावाद का घोषणा पत्र। छायावाद का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र सुमित्रा नंदन जी की किस रचना को कहते हैं? तो पल्लव को कहते हैं छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो। आगे बढ़ते हैं 15, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा। तो बुरी तरह हारना यानी मुंह की खाना। जो हार जाता है बुरी तरह से उसे कहते हैं कि उसने मुंह की खा ली, यानी बुरी तरह हारना। क्वेश्चन नंबर 16 है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। जबकि अब देखो, राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये सारी बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो बघेली का संबंध है पूर्वी हिंदी से। उसके बाद बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। पश्चिमी हिंदी में 5 प्रसिद्ध बोलियां आती हैं। खड़ी बोली जिसको कोरवी या नागरी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और बांगरू जिसे हरियाणवी भी कहते हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल्स में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको रिवीजन भी लगातार आपका होते रहे। कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें कि इसी प्रकार से आपके लिए मॉडल पेपर लाए जाए या बिल्कुल शॉर्ट माध्यम से कि लगातार जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को सीधे क्वेश्चन और आंसर किए जाएं। 17 है यहाँ पे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखो यहाँ पे, देखो इस प्रकार के शब्द ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो अगर आप लगातार हिंदी की मतलब लिखने में प्रैक्टिस अच्छी है आपकी और इन शब्दों को एक बार जरूर लिखा करें, तो जो सही शब्द होगा ना वो अपने आप आपसे लिखा जाएगा। ये इसकी ट्रिक है। तो अनुग्रहित इसका क्या है दोस्तों? शुद्ध रूप है। 18वां है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक है यहाँ पे एक तत्सम शब्द। तिलक क्या है? तत्सम शब्द है। जबकि तिलक का जो तद्भव रूप होगा वो कौन सा होगा? टीका होगा। क्वेश्चन नंबर 19वां है, रा और ला का उच्चारण स्थान। तो जो रा और ला का उच्चारण स्थान है वो है दंतमूल। देखो जो वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इनके उच्चारण स्थान आप सभी को ज्ञात रहते हैं। लेकिन जैसे रा, ला का उच्चारण, या का उच्चारण स्थान, तो जो या का उच्चारण है वो है तालव्य। ठीक है, तालव्य या तालुव्य उच्चारण स्थान है या का। और सा भी किस प्रकार? ये वाला सा, ये भी तालव्य सा कहलाता है। जबकि जो वा का उच्चारण स्थान है वो है दंथोष्ठ्या, दंत धन ओष्ठ्या, दंतोष्ठ्या। तो वा का उच्चारण कहाँ से होता है? दंतोष्ठ से होता है। सा और या तालव्य से, और रा और ला का उच्चारण है दंतमूल से। तो इनको आप भूल जाते हो जल्दी, इसलिए आपको ये बताया मैंने। क्वेश्चन नंबर 20 है, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेफिर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 20 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यमक अलंकार। क्यों है इसमें यमक अलंकार? देखो यमक अलंकार में क्या होता है कि जब एक शब्द या एक से अधिक शब्द लगातार उसमें क्या होते हैं, बार बार आते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। जैसे एक साधारण सा एग्जाम्पल है यमक अलंकार का, कनक कनकते सोगुनी मादक ता अधिकाय। इसमें कनक कनक 2 बार आ रखा है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक बार कनक का अर्थ सोने से है, एक बार कनक का अर्थ है
धतूरे से। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, कबीरा सोई पीर है। पीर का मतलब यहाँ पे एक अच्छा मानव है, ठीक है, अच्छा मानव आप कह सकते हैं, या जो सज्जन पुरुष है, सज्जन मानव है। तो कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जो दूसरों की पीर, तो पीर का यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा अभी, पीड़ा। तो देखो पीर यहाँ पे दो बार आ गया ना, कबीरा सोई पीर है यानी वही मानव है या वही सज्जन पुरुष है, जे जाने पर पीर, जो दूसरों की पीड़ा जानता है। जे पर पीर, पर का मतलब यहाँ पे क्या है, दूसरे, जे पर पीर न जाने, तो पीर का अर्थ यहाँ पे भी क्या है, पीड़ा है। जो दूसरों की पीड़ा नहीं जानता है, सो काफिर बेपीर, तो वो किस प्रकार का सज्जन पुरुष है, वो सज्जन पुरुष नहीं है, वो काफिर है। सो काफिर बेपीर यानी वो सज्जन पुरुष नहीं है, वो मानव का गुण उसमें नहीं है। तो देखो पीर के यहाँ पे दो अर्थ हैं, पीर का अर्थ यहाँ पे सज्जन पुरुष या मानव है, और एक पीर का अर्थ यहाँ पे क्या है, पीड़ा से है। तो जब भी पंक्ति में किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर सदैव यमक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में अविकारी शब्द कौन नहीं है? तो अविकारी शब्द नहीं है यहाँ पे, वो है मीठा। देखो अविकारी शब्द और विकारी शब्द, विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया। तो यहाँ पे मीठा क्या हो जाएगा, विकारी शब्द है। और विकारी शब्द में क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है लिंग वचन के कारण। तो देखो मीठा का इसका प्रयोग करो, जैसे इमली मीठी है, तो मीठा का परिवर्तन हो गया मीठी में। आम मीठा है, तो मतलब जब यहाँ पे लिंग में परिवर्तन हो रहा है तो इस मीठा शब्द में भी परिवर्तन होता है। तो जिन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है लिंग या वचन के कारण, जैसे मैं क्या कहूँगा, बहुत से आम मीठे हैं, तो अभी ये बहुवचन में बदल गया, मीठे, मीठा, मीठी, तो ये इसमें परिवर्तन हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है लिंग या वचन के कारण, तो ये शब्द क्या है, विकारी शब्द है मीठा। बाकी आज, क्योंकि, ओहो, इसमें कोई भी परिवर्तन आपको लिंग या वचन में परिवर्तन होने पर भी इनमें परिवर्तन नहीं होता है, तो वो अविकारी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विशेषण शब्द। विशेषण जिस शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण जिस शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेष्या, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, यहाँ पे गीता बहुत सुंदर है, तो सुंदर, यहाँ पे सुंदर होना ये क्या है, विशेषण है, ये विशेषता है। लेकिन विशेषता किसकी बतलाई जा रही है यहाँ पे, गीता की, तो गीता यहाँ पे विशेष है। गीता बहुत सुंदर है। अब देखो ये सुंदर है लेकिन कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो सुंदर की भी विशेषता क्या है, बहुत है। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो ये विशेष है, ये प्रविशेषण हो जाएगा और ये विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 से, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से बनाई गई है? तो यहाँ पे सारी की सारी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, और इनमें से आपको ये बताना है कि जातिवाचक संज्ञा से कौन सी बनाई गई है। तो जो बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा है, ये बनाई गई है बुढ़ा से। बुढ़ा या जो बूढ़े व्यक्ति हैं, तो बुढ़ा ये एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बुढ़ा, बुढ़ा मतलब जो वो सारे के सारे उसमें व्यक्ति आ गए जो बूढ़े हैं, और बुढ़ा का यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बन गया बुढ़ापा। और बुढ़ापा का भाव क्या है कि ऐसी स्थिति जिसमें आदमी क्या हो जाता है, मतलब उसके अंग थोड़ा कमजोर हो जाते हैं, कुछ अंग ऐसे होते हैं कि काम करना बंद कर देते हैं, मतलब एक ऐसी स्थिति आती है कि कुछ कामों के लिए वो दूसरे पर निर्भर होना शुरू कर देता है। तो बुढ़ा यहाँ पे कौन सी जातिवाचक संज्ञा है जिसमें सारे के सारे बूढ़े आ जाते हैं, और बुढ़ा का जो भाववाचक रूप है वो है बुढ़ापा। क्वेश्चन नंबर 24 है, गूलर का फूल होना। तो गूलर का फूल होना है यहाँ पे दुर्लभ होना, क्योंकि जो गूलर का फूल होता है वो दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए गूलर का फूल होना यानी दुर्लभ होना। 25 है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया कहलाती है। देखो जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करता है और दूसरी क्रिया शुरू करता है तो पहली क्रिया कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया, यानी जो क्रिया समाप्त हो चुकी है। 25 का हो जाएगा सी आंसर। उदाहरण देखो यहाँ पे, उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। वह किताब पढ़ के सो गया।
तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया कौन है? वह किताब पढ़ना यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया है। उसने किताब पढ़ी और उसके बाद सो गया, तो एक क्रिया उसने समाप्त कर दी, वह किताब पढ़ के, पढ़ना क्रिया समाप्त हो चुकी है, वह किताब पढ़ के सो गया। दूसरी क्रिया क्या है? सोना। तो एक क्रिया को समाप्त करके जब दूसरी क्रिया शुरू करता है तो जो पहली क्रिया जो समाप्त हो चुकी है उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, यानी जो पूर्व में हो चुकी है। दूसरा उदाहरण जैसे श्याम खेलकर थक गया। तो इस प्रकार के कई उदाहरण देखने को यहाँ पे मिलते हैं। 26 है यहाँ पे, निम्न में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पत्रिका है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पत्रिका है यहाँ पे वो है मतवाला। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो अन्य ऑप्शन देखो, अप्सरा। अप्सरा क्या है? ये उपन्यास है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। कई बार प्रश्न बनता है कि अप्सरा किसका उपन्यास है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। लिली ये कहानी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। मतवाला हो गई पत्रिका, और जूही की कली ये एक काव्य संग्रह है। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसी प्रकार से लगातार दोस्तों आपके लिए ये हम मॉडल पेपर लेके आएंगे। बाकी इस प्रकार के 20+ मॉडल पेपर आपके लिए बनाए गए हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये इसका पीडीएफ, जो आज का मॉडल पेपर है, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। 27वां है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की जीवनी किसने लिखी है? तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की जीवनी लिखी है राहुल सांकृत्यायन ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 28 है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द। तो अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा स्वावलंबी। जबकि स्वयं पर निर्भर रहने वाले के लिए एक शब्द तब है आत्मनिर्भर। वैसे स्वावलंबी और आत्मनिर्भर में कोई ऐसा विशेष डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखोगे तो इनके अर्थ काफ़ी मिलते जुलते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, ये वाक्य तो अलग है ना, अपने सहारे पर रहने वाले उसको कहते हैं स्वावलंबी, जबकि स्वयं पर निर्भर रहने वाला उसे कहते हैं आत्मनिर्भरी। एक शब्द यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 29 है, अन्वय का संधि विच्छेद। तो अन्वय का जो संधि विच्छेद है वह है अनुधन आया। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। देखो अनुधन आया, तो अनु यानी उ, धन आया, स्वर है ना आ, तो इसमें यण संधि है, क्योंकि जब उ के बाद कोई स्वर यानी जैसे आ गया तो उ का क्या हो जाता है? वाह हो जाता है। तो अन्वया ना आधा हो गया। वैसे भी क्या है, या रा वा के पीछे जब भी कोई आधा वर्ण आता है तो उसमें सदैव यण संधि होगी। तो ये किसका उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। और अन्वय का सही संधि विच्छेद है अनुधन आया। क्वेश्चन नंबर 30 है, उन्मूलन का विलोम। तो जो उन्मूलन का विलोम है दोस्तों वो हो जाएगा रोपण। अब अन्य ऑप्शन देखो, यहाँ पे उत्थान का विलोम है पतन। उत्थान का हो जाएगा पतन। उत्कर्ष का जो विलोम हो जाएगा वो अपकर्ष हो जाएगा। रोपण का हो गया उन्मूलन, या उन्मूलन का रोपण हो गया। और अवनति का हो जाएगा उन्नति। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कौन सा विकल्प शासकीय यानी सरकारी पत्र से संबंधित नहीं है? पत्र लेखन में आपको डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ। तो सरकारी पत्र क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें सरकारी पत्र या शासकीय पत्र से संबंधित कथन कौन सा नहीं है? यह सदैव अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। बिल्कुल सरकारी पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये सही है। यदि पत्र लंबा है तो कई परिच्छेदों में बांटा जा सकता है, बिल्कुल सही। इस पत्र के अंतर्गत प्रथम परिच्छेद या पैरों की संख्या नहीं लिखी जाती है, सही है। यह प्राय समान स्तर के अधिकारी को लिखा जाता है। तो हमेशा दोस्तों जो सरकारी पत्र होता है या शासकीय पत्र होता है वो उच्च अधिकारी या ऐसे अधिकारी को जिसके साथ हमारी व्यक्तिगत संबंध नहीं है उनको लिखा जाता है सरकारी पत्र। तो ये कथन इसमें क्या हो जाएगा? इसके लिए संबंधित नहीं है। ये कथन सरकारी पत्र के लिए हो जाएगा गलत। तो यह प्राय समान स्तर के अधिकारी को लिखा जाता है, ये सरकारी पत्र से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 32 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो व्यवहारिक, व्यावहारिक, व्यावहारिक और व्यवहारिक, इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वो है व्यावहारिक होता है। बी ऑप्शन सही आंसर। 33 है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का जो स्त्रीलिंग है वो है कवयित्री। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में बनता है। कवयित्री इसका हो जाएगा कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप।
34 है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? इसका हो जाएगा यमक अलंकार। क्या होता है यमक अलंकार? मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जब एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो 3 बेर, बेर का यहाँ पे मतलब ये एक फल से है। जो बेर होता है, फल होता है ना, बेर, बेर आपने खाए होंगे। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर, और बेर का मतलब यहाँ पे क्या है? बार से, 3 बार खाती है, मतलब आपने कितनी बार खाना खा लिया। तो यहाँ पे बेर का मतलब बार से है और यहाँ पे बेर का मतलब फल से है। तो बेर का यहाँ पे क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन उसका अर्थ बदल रहा है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो 15 एक विशेषण है, लेकिन ये किस प्रकार का विशेषण है? तो ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक, क्योंकि 15 इनको हम गिन सकते हैं, ये पूर्ण संख्यावाचक हो जाएगा। इस घर में 15 लोग रहते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा 35 का सही आंसर। 36 की ओर बढ़ते हैं। वधूर्मी का संधि विच्छेद है, तो वधूर्मी का जो संधि विच्छेद है वो हो जाएगा वधु धन ऊर्मी। तो वधूर्मी, तो छोटा ऊ यानी वधु, वधु में छोटा ऊ, धन ऊर्मी में बड़ा ऊ, तो ये क्या बन रहा है? बड़ा ऊ बन जाएगा वधूर्मी। यानी इसमें कौन सी संधि है? तो ये है दीर्घ संधि का उदाहरण, वधूर्मी में दीर्घ संधि है। 37 है मोर का पर्यायवाची शब्द। तो जो मोर का पर्यायवाची है वो है यहाँ पे कलापी। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मोर का पर्यायवाची क्या है? कलापी। मोर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची जैसे मयूर हो गया, केकी, सिखी, नीलकंठ और कलापी, ये मोर के पर्यायवाची हैं। अन्य ऑप्शन देखो, तड़ित, ये किसका पर्यायवाची है? तो ये है बिजली का पर्यायवाची। उसके बाद यहाँ पे विशिख, तो ये किसका पर्यायवाची? ये है बाण या तीर का पर्यायवाची। और कलापी हो गया मोर का पर्यायवाची। 38 है सुर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खदोत सम जह तह कर प्रकाश, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों अन्योक्ति अलंकार। सी ऑप्शन होगा सही आंसर। पहले अन्योक्ति अलंकार होता क्या है, इसको आप, इसकी परिभाषा जान लो, इसको आप समझ लो। अन्योक्ति अलंकार में दोस्तों किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहां पे क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार। मतलब क्या है कि आप मतलब यहाँ पे बहाना बनाते हैं, किसी अन्य के बहाने आप किसी और की ओर इशारा करते हैं। कई बार होता है ना कि जब आपके दोस्त कहीं पे बैठे हैं और जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, तो आप इशारा, मतलब आप बात दूसरी की करोगी लेकिन इशारा उसकी तरफ करोगे, तो वहाँ पर क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार। तो इसमें देखो यहाँ पे सुर यानी सूरदास सूर्य के समान है, सूरदास की तुलना सूर्य से की गई है। तुलसीदास शशि, तुलसी की तुलना यहाँ पे चंद्र से की गई है। और उड़गन केशवदास की तुलना तारों से की गई है। अब के कवि, लेकिन जो आजकल के कवि हैं, खदोत सम जह तह कर प्रकाश, जो आजकल के कवि है वो किसके समान है? वो है जुगनों के समान, जो सिर्फ कभी कभी ही चमकते हैं। देखो सूरदास को यहाँ पे सदैव चमकने वाला बताया गया, जो कि सूर्य है। तुलसीदास जी भी चंद्र से उनकी तुलना की गई है। केशवदास की तुलना भी तारों से की गई है। लेकिन जो आजकल के कवि हैं उनकी तुलना जुगनों से की गई है, जो केवल कभी कभी चमकते हैं। तो यानी हम किसी कर रहे थे? सूरदास, तुलसीदास और केशवदास की, लेकिन उनके बहाने हमने किन की ओर इशारा किया? मतलब किनको यहाँ पे कहा जा रहा है? आजकल के कवियों को एक वहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जुगनू के समान है आजकल के कवि। तो किसी उक्ति के माध्यम से या किसी अन्य की बात के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कहना या किसी अन्य की ओर कोई इशारा करना, वहाँ पे क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। तो उम्मीद करते हैं कि अन्योक्ति अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। 39वां है टेबल पर किताबें रखी गई हैं, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में, संबंध कार्य के अधिकरण में पर, तो अधिकरण में पर यहाँ पे विभक्ति किसकी है? तो अधिकरण की है। ये कारक आपको इस प्रकार से याद होने चाहिए। 39 का डी ऑप्शन। 40वां है बैल न कूदे कूदे तंगी, बैल नहीं कूदा बल्कि कूदा कौन है? तंगी। तो कहावत का अर्थ ये है कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस, स्वामी नहीं कूदा बल्कि स्वामी के बल पर जो सेवक होता है वो कूदने लग जाता है।
तो स्वामी के बल पर सेवक का साहस, ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या आता है? अप्रत्याशित। मतलब कई बार होता है कि हम पहले कोई आशा ही नहीं कर सकते, फिर हम क्या बोलते हैं? तो अप्रत्याशित हो गया। तो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हाथी का पर्यायवाची है, तो हाथी का पर्यायवाची है, पर्यायवाची नहीं है, अच्छा ठीक है, क्योंकि दंती, वितुंड और कुंभी ये हाथी के पर्यायवाची हैं। चमरी यहाँ पे हाथी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी दंती, वितुंड, कुंभी, नाग, अतंग, ये सारे के सारे, कुंजर, ये सारे के सारे हाथी के पर्यायवाची हैं। 43 है, वेणुलोक गूंजे धरा किसकी काव्य कृति है? तो वेणुलोक गूंजे धरा ये है माखन लाल चतुर्वेदी जी की काव्य कृति। माखन लाल चतुर्वेदी जिन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, या भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। तो एक भारतीय आत्मा या एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखन लाल चतुर्वेदी जी को। 44 है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग सदैव पहले आता है, प्रत्यय सदैव बाद में आता है। तो अध्यक्ष में यहाँ पे अधि उपसर्ग हो जाएगा। ए ऑप्शन सही आंसर। 45 है, व्यास का विलोम शब्द। तो व्यास का जो विलोम है ऑप्शन है समास, संश्लेषण, संक्षेप या लघु। ए ऑप्शन हो जाएगा, व्यास का विलोम है समास। क्वेश्चन नंबर 46 है, संतो आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रेना बांधी, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा दोस्तों, इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 47 है, कमल का पर्यायवाची शब्द। तो इसमें हो जाएगा नीरज, कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। बाकी जो अंबर है ये आकाश का पर्यायवाची है, दिनकर सूर्य का पर्यायवाची है, पुष्प फूल का पर्यायवाची है, और नीरज किसका है? ये है कमल का पर्यायवाची। 48 है, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? तो मच्छिका है मक्खी का तत्सम शब्द। मक्खी का तत्सम रूप क्या है? मच्छिका है। 49 है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजी के लिए, अपने लिए हमने मैं का प्रयोग कर रखा है, तो मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम दोस्तों इसमें हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, आपको पूरा पढ़ा रखा है। आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ क्या है? आगे नाथ न पीछे पगहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बंधन रहित होना। सी ऑप्शन। देखो आपने कई बैल तो आपने जरूर देखे होंगे, बैल के नाक में नथ लगी रहती है, नाथ लगी रहती है, जिससे उसको क्या किया जाता है? उसको कंट्रोल किया जाता है ताकि वो मारे ना, या उसको कई बैल होते हैं ना वो बड़ी डेंजरस होते हैं। तो अगर उस पर नाथ लगी और पीछे पगही यानी जो पगड़ी नहीं लगी है, तो मतलब बंधन रहित है बिल्कुल, उसको बिल्कुल नहीं बांधा जा सकता। तो बंधन रहित होना, आगे नाथ ना पीछे पगहा का अर्थ है बंधन रहित होना। तो ये आज के 50 प्रश्न दोस्तों हो गए, और इसके आंसर आपको यहाँ दिए गए हैं। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम आप जुड़ सकते हैं जरधारी क्लासेस टेलीग्राम चैनल के साथ। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ इसी तरह के अगर आपको 20+ प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।